मैं डॉक्टर ज़हूर हुसैन फारूकी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये वीडियो हर रिसर्चर के लिए अहम है, चाहे वो रिसर्चर स्टूडेंट हो, चाहे अर्ली कैरियर रिसर्चर हो, मिड कैरियर रिसर्चर हो या इवन सीनियर रिसर्चर हो। इस वीडियो में जो मवाद है वो सबके लिए यकसा मुफीद है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानना हर रिसर्चर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब कोई रिसर्चर अपनी तहकीक मुकम्मल कर लेता है और वो अपनी तहकीक के जो रिज़ल्ट हैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में ड्राफ्ट कर लेता है, तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को उसे पब्लिकेशन के लिए किसी जर्नल के अंदर सबमिट करना पड़ता है। जर्नल के अंदर अपने रिजल्ट को पब्लिश करने के लिए या अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, जो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ आपको अपलोड करना पड़ता है, और वो डॉक्यूमेंट है कवर लेटर, जिसको समटाइम कवरिंग लेटर भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली जो इसके लिए टर्म यूज की जाती है वो कवर लेटर है। कवर लेटर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आपने अगर अपना आर्टिकल RSC, ACS, एल्सवेयर या टेलर एंड फ्रांसिस या किसी भी पब्लिशर के किसी भी जर्नल में सबमिट करना है, तो विदाउट कवर लेटर आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट, अपना आर्टिकल किसी भी जर्नल के अंदर पब्लिकेशन के लिए सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए आपके लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि वो जो कवर लेटर है उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं। कवर लेटर के फॉर्मेट और स्ट्रक्चर के हवाले से कई वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन उनमें से बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो ऐसे यूट्यूबर ने बनाई हैं जिनका साइंस से और पर्टिकुलरली केमिस्ट्री से दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। और अगर किसी साइंटिस्ट या किसी केमिस्ट ने भी कोई वीडियो बनाई है तो उसमें एक जनरल सा पैटर्न कवर लेटर का दिखाया गया है, और एक केमिस्ट या एक साइंटिस्ट उसको एज ए मॉडल या एज सच अपने आर्टिकल की सबमिशन के लिए यूज नहीं कर सकता। इस वीडियो में मैं आपको दो रियल कवर लेटर दिखाऊंगा जो मैंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट यानी अपने आर्टिकल की सबमिशन के लिए यूज किए हैं। तो मेरा एक आर्टिकल जो कैटालिसिस रिव्यू में पब्लिश हुआ, उसका टाइटल पेज आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आर्टिकल का जो टाइटल है वो जीरो वैलेंट आयरन नैनो पार्टिकल एज सस्टेनेबल नैनो कैटलिस्ट फॉर रिडक्शन रिएक्शन है। और ये वाला आर्टिकल कैटालिसिस रिव्यू में सबमिट किया गया। ये आर्टिकल 4 अप्रैल 2020 को सबमिट किया गया, 16 अप्रैल को रिवाइज हुआ और उसी डेट को ही यानी विद इन 11 डेज ये वाला आर्टिकल एक्सेप्ट हो गया। ऑफ कोर्स इस आर्टिकल की एक्सेप्टेंस में आर्टिकल की क्वालिटी और बहुत सारे फैक्टर इसमें मैटर करते हैं, लेकिन आपको ज़रूर तजस्सुस होगा कि ये जो जर्नल है इसके लिए मैंने जो कवर लेटर यूज़ किया वो कौन सा था और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने कवर की थी, ताकि मैं एडिटर को एड्रेस कर सकूं कि इस आर्टिकल की पब्लिकेशन इस जर्नल के अंदर क्यों ज़रूरी है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो आप देखिए, ये जर्नल पब्लिशर जो है वो टेलर एंड फ्रांसिस है और जर्नल का जो नाम है वो कैटालिसिस रिव्यू है, कैटालिसिस रिव्यूज। इस का जो इस जर्नल की जो मैट्रिक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब देखिए कि ये कैटालिसिस रिव्यू साइंस एंड इंजीनियरिंग जो जर्नल है इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2019 के वेब ऑफ साइंस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 11.389 है और इसका 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो 10.265 है। इसे और ये Q1 जर्नल है, इसे आप इस जर्नल की क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
ऑफ कोर्स इतने हाई क्वालिटी जर्नल के लिए अगर आप अपना आर्टिकल सबमिट करने जा रहे हैं तो आपका जो कवर लेटर है वो इतना मौसर और इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आप एडिटर को अपने आर्टिकल की पब्लिकेशन के लिए कायल कर सकें। तो आपके ज़हन में तजस्सुस होगा कि वो कौन सा कवर लेटर था जो मैंने इसके लिए यूज़ किया। तो वो कवर लेटर आपकी स्क्रीन पर है। कवर लेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। इस कवर लेटर में मैंने मुखातिब किया है एग्जीक्यूटिव एडिटर को। आमतौर पर यह होता है कि जब आप अपना आर्टिकल सबमिट करने लगते हैं तो एडिटर इन चीफ को मुखातिब किया जाता है, लेकिन कुछ जर्नल ऐसे हैं जिसमें जो सबमिशन है वो एग्जीक्यूटिव एडिटर को की जाती है। लाइक कैटालिसिस रिव्यूज एक ऐसा जर्नल है जिसके 2 एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, उनमें से किसी एक एडिटर को आप अपना आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो ये सिलेक्शन कैसे की जाती है कि किस एग्जीक्यूटिव एडिटर को आप अपना आर्टिकल सबमिट करेंगे। ये सिलेक्शन ऑफ कोर्स आपके रिसर्च एरिया की बेस पर की जाती है। जिस एग्जीक्यूटिव एडिटर के रिसर्च एरिया के साथ आपका रिसर्च एरिया मैच करता है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और अपने कवर लेटर में उसको मुखातिब करेंगे। इसलिए मैंने बाय नेम एग्जीक्यूटिव एडिटर को इस कवर लेटर के अंदर मुखातिब किया है। कवर लेटर का फर्स्ट जो पैराग्राफ है वो आप जरा गौर से देखिए। इसमें मैंने जो 3-4 मेजर चीजें कवर की हैं। मैंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल दिया है और मैंने ये बताया है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो मैं इस जर्नल के अंदर सबमिट करने जा रहा हूँ, ये ना तो मैंने कहीं पहले पब्लिश किया है, ना कहीं ये एक्सेप्ट हुआ है, ना कहीं ये अंडर रिव्यू है। और मैं एज ए करस्पॉन्डिंग ऑथर इस बात को कंफर्म करता हूं कि इसके अंदर जितने भी ऑथर हैं उन्होंने इस ड्राफ्ट या इस मैन्युस्क्रिप्ट को सबमिशन के लिए अप्रूव किया है। ये जो पैराग्राफ है ये इंतहाई ज़रूरी होता है और ये कॉमन है और ये आपके हर कवर लेटर का हिस्सा होना चाहिए। जो इसका सेकंड पैराग्राफ है, चूंकि ये कवर लेटर मैं यूज करने जा रहा हूं एक रिव्यू आर्टिकल की सबमिशन के लिए, इसलिए मैंने इसके सेकंड पैराग्राफ में ये बताया है कि मेरा रिसर्च एरिया क्या है और मेरा उस एरिया के अंदर कितना एक्सपीरियंस है और मैं उस एरिया में कितना कंट्रीब्यूट कर चुका हूं। और मेरा ये जो रिव्यू आर्टिकल है ये मेरी एक्सपर्टीज जो इस एरिया के अंदर हैं उसके नतीजे में लिखा गया है। फिर अगले पैराग्राफ में मैंने मैन्युस्क्रिप्ट की जो सिग्निफिकेंस है, यानी इस रिसर्च एरिया की जो सिग्निफिकेंस है कि ये इसने कितनी अटेंशन गेन की है और ये पर्टिकुलरली ये जो एरिया है जीरो वैलेंट आयरन नैनो पार्टिकल एज ए कैटलिस्ट, इसमें ये कितना ज़रूरी और कितना अहम है और इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और कम्युनिटी ने इसकी तरफ अटेंशन क्यों डाइवर्ट की है। अगले पैराग्राफ में मैंने ये चीज़ें बताई हैं। उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने बताया है कि इस रिव्यू आर्टिकल को जो मैं इस जर्नल में सबमिट करने जा रहा हूँ इसकी कंपोजिशन क्या है और इसमें मैंने कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको इस रिव्यू आर्टिकल के अंदर मैंने डिस्कस किया है। इससे जो अगला पैराग्राफ है, क्योंकि ये एक रिव्यू आर्टिकल है जो मैं सबमिट करने जा रहा हूं और उसका कवर लेटर है, फिर मैंने अगले पैराग्राफ में ये बताया है कि कौन कौन से रिव्यू आर्टिकल पिछले 10-15 साल में पब्लिश हुए हैं इस एरिया में और मेरा रिव्यू आर्टिकल उन रिव्यू आर्टिकल से कितना डिफरेंट है और जो ऑलरेडी पब्लिश रिव्यू आर्टिकल्स हैं उनमें कहाँ गैप एग्जिस्ट करता है, कौन सा एस्पेक्ट है जिसको इससे पहले उन रिव्यू आर्टिकल में कवर नहीं किया गया। मैंने उन रिव्यूज आर्टिकल का जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हैं अपने रिव्यू आर्टिकल के साथ एक कंपैरिजन दिया है और मैंने एक गैप जनरेट किया है कि आखिर मेरे ही रिव्यू आर्टिकल की जो पब्लिकेशन है वो क्यों जरूरी है। तो नाजरीन, इसके जो लास्ट पैराग्राफ है उसको आप देखें तो उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि मेरा रिव्यू आर्टिकल जो मैं इस कैटालिसिस रिव्यूज में सबमिट करने जा रहा हूं ये जर्नल के स्कोप में किस तरह फॉल करता है। यानी आपने एडिटर को ये जस्टिफाई करना है
कि आपका जो आर्टिकल है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जर्नल के स्कोप में फॉल करता है। ये वाली चीज भी कवर लेटर के अंदर कवर की जानी जरूरी है। और इसके लास्ट पे मैंने अपना नाम दिया है, अपनी एफिलिएशन मेरी किस इदारे के साथ है वो दी है, अपना ईमेल एड्रेस दिया है और मैंने अपना आर्किव दिया है। रिसर्चर आईडी उस सूरत में देना ज़्यादा मुफीद होता है जब आप बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर किसी पर्टिकुलर फील्ड में कंट्रीब्यूट कर चुके हों। और अगर आप अर्ली कैरियर रिसर्चर हैं तो फिर मेरा ख्याल है इसको देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर हैं तो फिर आपका जो आईडी है, जो आपका रिसर्च ट्रैक रिकॉर्ड है, वो एडिटर को मुतासिर करने में काम करेगा। लेकिन अगर आप अर्ली कैरियर रिसर्चर हैं और आपका कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है तो फिर आर्किड या आपका रिसर्चर आईडी वो देने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जब हम कवर लेटर की बात करते हैं तो उसमें रेफरेंसेस नहीं दिए जाते और ना ही दिए जाने चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक रिव्यू आर्टिकल का कवर लेटर था, इसलिए मैं ये जस्टिफाई करना चाहता था कि मेरा रिव्यू आर्टिकल प्रीवियस रिव्यू आर्टिकल से डिफरेंट किस तरह है और इसकी पब्लिकेशन क्यों ज़रूरी है। इसलिए इस कवर लेटर के अंदर रेफरेंसेस दिए गए हैं। ताहम जब आप अपना कवर लेटर ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल के लिए बनाना चाहते हों तो फिर रेफरेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कवर लेटर अपने ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल के लिए बना रहे होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर एक रिव्यू आर्टिकल की सबमिशन के लिए जो कवर लेटर है उससे स्लाइटली डिफरेंट होता है। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने एक और रिसर्च आर्टिकल की तरफ, जो कि ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल था और वो जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल में पब्लिश हुआ। और उस आर्टिकल का जो टाइटल पेज है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसमें देख सकते हैं कि आर्टिकल का जो टाइटल है वो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोअरीन कैटलाइज्ड बाय माइक्रोजेल स्टेबलाइज्ड सिल्वर नैनो पार्टिकल है, जबकि जर्नल का जो नाम है वो जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल है। ये 2019 में पब्लिश हुआ है। आपको यकीनन तजस्सुस होगा कि इसकी जब मैंने सबमिशन की तो इसके लिए मैंने कौन सा कवर लेटर यूज़ किया है। इससे पहले कि मैं उस कवर लेटर पर जाऊं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वाला आर्टिकल जनवरी में सबमिट हुआ, मार्च में रिवाइज हुआ और मई में ये एक्सेप्ट हो गया। इसके लिए जो कवर लेटर मैंने यूज़ किया उसका यकीनन आपको तजस्सुस होगा, लेकिन उससे पहले आप इस जर्नल के मैट्रिक्स देखिए और इस जर्नल की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाइए कि वेब ऑफ साइंस के रिकॉर्ड के मुताबिक इसका 2019 का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 9.038 है, जबकि इसका 5 ईयर जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 8.512 है। ये भी Q1 जर्नल है। इस हाई क्वालिटी जर्नल के लिए यकीनन एक मौसर किस्म का कवर लेटर चाहिए था। तो वो कवर लेटर आपकी स्क्रीन पर है। कवर लेटर के जो इनिशियल पैराग्राफ हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखें कि इसमें एडिटर इन चीफ को मुखातिब किया गया है। इसका पहला पैराग्राफ स्लाइड मॉडिफिकेशन के साथ वैसा ही है जैसा मैंने रिव्यू आर्टिकल के लिए यूज किया था, यानी इसमें वही चीजें बताई गई हैं कि इस आर्टिकल का टाइटल क्या है, इसको मैं इस जर्नल में सबमिट करने जा रहा हूँ। इस आर्टिकल ये एक फुल लेंथ ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल है और ये कि ये आर्टिकल ना कहीं पहले सबमिट हुआ है, ना कहीं पब्लिश हुआ है, ना कहीं अंडर रिव्यू है। और मैं एज ए करस्पॉन्डिंग ऑथर इस बात को कंफर्म करता हूं कि ये जो सबमिशन है ये तमाम को ऑथर से अप्रूव्ड है। इसमें आप फर्स्ट पैराग्राफ में एक और चीज देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं आपके ड्राफ्ट के, आपके मैन्युस्क्रिप्ट के, वो भी मेंशन किए गए हैं। ये कुछ जर्नल ऐसे हैं जिनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है कवर लेटर के लिए, जिसमें जैसा कि ये जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल है तो इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपने लाजमी तौर पर कवर लेटर के अंदर जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, फिगर कैप्शन को निकाल के वो आपने मेंशन करने हैं।
ये कुछ जर्नल की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही जैसा कि जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड है, तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपने कवर लेटर के अंदर ही जो रेफरीज हैं, जो रेफरीज आप सजेस्ट करते हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट की इवैल्यूएशन के लिए, उनके नाम देने भी जरूरी होते हैं। लेकिन ये कुछ जर्नल की ये रिक्वायरमेंट है, जैसा कि जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर लिक्विड है। तो जर्नल ऑफ हजार्डस मटेरियल की ये रिक्वायरमेंट है कि उसके कवर लेटर के अंदर आपने नंबर ऑफ वर्ड्स देने हैं। इसका सेकंड पैराग्राफ आप देखिए, जिसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट मैं सबमिट करने जा रहा हूं उसके रिसर्च एरिया में जो चैलेंजेस हैं, जो रिसर्च गैप्स हैं, उनकी निशानदेही की गई है। और दूसरे में पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जिस एरिया में फॉल करता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो बाकी एरियाज पर डोमिनेंट क्यों है, और जो कैटालिटिक सिस्टम मैंने डेवलप किया है उसके बाकी कैटालिटिक सिस्टम पर क्या एडवांटेजेस हैं। इसके चौथे पैराग्राफ में आप जरा गौर कीजिए, तो मैंने इस बात पर जोर दिया है, यानी मैंने नोवेलिटी स्टेटमेंट दी है कि मेरा मैन्युस्क्रिप्ट ऑलरेडी पब्लिश होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट या रिसर्च आर्टिकल से किस तरह डिफरेंट है और इसकी पब्लिकेशन की नीड क्या है। यानी मैंने एक रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया है और उस रिसर्च गैप ये बताने की कोशिश की है कि मेरा जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो मैं इस जर्नल में सबमिट करने जा रहा हूं उसकी नीड ऑफ पब्लिकेशन क्या है और उसको पब्लिश किया जाना क्यों जरूरी है, और उसको पिछले जो रिसर्च आर्टिकल हैं उन पर कहां-कहां फोकियत हासिल है। और लास्ट पैराग्राफ वही है जो सारे जहां भी आप अपना पेपर सबमिट करने लगेंगे तो उसमें आपने एडिटर को इस बात के लिए कायल करना है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट उस जर्नल के स्कोप के अंदर फॉल करता है, और इस बात को आपने जस्टिफाई करना है। आप नोट करें कि फर्स्ट वाला पैराग्राफ और ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, ये जब भी आप कवर लेटर बनाएंगे तो उसका एक लाजमी पार्ट होगा, जबकि मिड वाले जो दो तीन पैराग्राफ हैं वो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे या लिखने पड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि आपके कवर लेटर के ये जो मिड वाले 3 पैराग्राफ हैं, इनका और आपका जो रिसर्च आर्टिकल है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसके इंट्रोडक्शन का बड़ा रिलेशन है। आप यूं समझ लें कि ये जो जस्टिफिकेशन है पब्लिकेशन की जो आपने कवर लेटर के अंदर देनी है, यही जस्टिफिकेशन आप अपने रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में देते हैं। लेकिन कवर लेटर के अंदर ये जस्टिफिकेशन स्लाइटली ब्रीफ कर दी जाती है, और वो जो लिटरेचर रिव्यू आप इंट्रोडक्शन के अंदर देते हैं वो कवर लेटर में नहीं देते, लेकिन आप इंट्रोडक्शन की तरह अपने कवर लेटर में भी अपनी पब्लिकेशन को जस्टिफाई करते हैं। मैंने अपने ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल आपको साथ दिखाया है ताकि आप कवर लेटर में और जो रिसर्च आर्टिकल है उसके अंदर जो रिलेशन होना चाहिए उसको आप फाइंड कर सकें। तो जो रिसर्च आर्टिकल जिनके टाइटल पेजेस मैंने आपको दिखाए हैं उनका URL इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप ओरिजिनल जो मेरे आर्टिकल हैं उनको डाउनलोड करें, आप पूरे आर्टिकल को रीड करें। अगर आप पूरे आर्टिकल को रीड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उन आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को आप रीड करें और फिर मेरे कवर लेटर को आप रीड करें, तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने आर्टिकल की सबमिशन के लिए एक अच्छा कवर लेटर बना सकें। और लास्ट पे जो कवर लेटर है उसका प्रिंट अगर आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उसके लेटर हेड पर प्रिंट करें, उसको साइन करें, उसको स्कैन करें, और जब आप अपना पेपर सबमिट करने लगें तो तब उसको अपलोड करें। मुझे उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपके लिए
काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ लेकर मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहता हूँ और होता रहूँगा। मैं तुम्हारा मुगन्नी तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहा। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।